हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी के लिए हमेशा दुआ करता हूं कि बहुत अच्छी रहे। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, हमारी आज की जो शख्सियत है वो हिस्ट्री की बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत है और उनके साथ थोड़ी सी दुश्वारी ये भी रही कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहे। हमारी आज की जो शख्सियत है उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस कहानी के दूसरे पहलू पर आएंगे। देखिए, डॉक्टर साहब की जो पैदाइश है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1891 और दुनिया से जाने की जो तारीख़ है जब वो ये दुनिया रुखसत करके गए वो है 6 दिसंबर 1956। आपकी उम्र 65 साल की हुई थी और पैदाइश आपकी इंदौर की है। बाद में वो महाराष्ट्र में सेटल हो गए थे। उनके फादर ब्रिटिश गवर्नमेंट में सूबेदार की पोस्ट पर थे। उस वक्त सूबेदार की पोस्ट बहुत अहम मानी जाती थी और आप 14 बहन भाई होते थे। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि फाइनेंशियली उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ी जितनी दूसरे दलित बच्चों को देखनी पड़ती थी। लेकिन स्कूल में उनको बहुत ह्यूमिलेशन और बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। भेदभाव उस वक्त चरम सीमा पे था। जब आप स्कूल जाते थे तो उस वक्त अगर पीएन नहीं होता था, पानी उनको मैसर नहीं होता था और जो दूसरे बच्चे बैठते थे वो ब्राह्मण के बच्चे होते थे, तो उनके साथ बैठने में बहुत परेशानी, बड़ी डिफ़िकल्टीज फेस किया करते थे। तो किसी ना किसी तरीके से आपने अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई और हिम्मत नहीं हारी। और एक वक्त आया कि फिर आपको बाहर फर्दर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और पीएचडी के लिए बड़ौदा से एक स्कॉलरशिप मिल गई। साया जीराव गोयकवाड साहब थे थर्ड। उन्होंने उनको 11.5 पाउंड का एक वजीफ़ा दे दिया, स्कॉलरशिप मिल गई। वहाँ से वो अमेरिका चले गए 1927 में और वहाँ से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो न्यूयॉर्क में होती है, वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। फिर इसी सेम सब्जेक्ट में आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिर पीएचडी की। उसके बाद फिर लॉ में जर्मन चले गए, वहाँ से भी आपने आगे की तालीम हासिल करी। उसके बाद फिर आप लौटकर आ गए और गुजरात में आपको बहुत बड़ी जॉब मिल गई। जैसे हमारे यहाँ फ़िलहाल पीसीएस में एक जॉब एसडीएम की होती है, उस रैंक की आपको जॉब मिल गई। लेकिन आपने उसको कुछ वक्त के बाद रिज़ाइन कर दिया क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपकी जो कास्ट थी, दलित लोगों पर बहुत जुल्म और बहुत अत्याचार होता था। इस वजह से आपने उस नौकरी को रिज़ाइन कर दिया और बाद में फिर पॉलिटिकली बहुत वो एक्टिव होते चले गए। बाद में लॉ मिनिस्टर भी उनको बनाया गया। और जब वो ये सब डिस्क्रिमिनेशन देख रहे थे अपनी कौम के ऊपर, तो उन्होंने, उस वक्त ब्रिटिशर्स का राज था हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की और वो काफ़ी वक्त तक उन्होंने ये अपनी डिमांड, ये प्रोटेस्ट करते रहे। और बिल आखिर वहाँ के इंग्लैंड के जो पीएम थे उनसे उन्होंने रैमसे मैकडोनाल्ड, उनसे उन्होंने कहा कि हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और उसकी हमारी जो कंडीशंस है वो ये है कि उसमें हमारा ही आदमी गोया के दलित होना चाहिए। बाकी 3 और कम्युनिटीज़ को उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया, सिख,
और एंग्लो इंडियन और मुस्लिम, ये लोग वोट दे सकते हैं, मगर ये सीट हमारी रिज़र्व्ड होगी। ये जब उन्होंने बात रखी तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद इंग्लैंड के पीएम ने उनकी ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। और जब इस बात का, इस पूरी एपिसोड का पता गांधी जी को पता चला तो गांधी जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए मेंटली। उन्होंने डॉक्टर साहब से ये कहा कि इस तरीके से तो आपस में हिंदूज़ में विभाजन हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएंगे। आज आपने डिमांड की है, कल कोई दूसरा दिगर बिरादरी का ओबीसी वाला ये बात कहेगा, तो इससे तो मुल्क में शांति नहीं रहेगी। तो गांधी जी की बात उन्होंने नहीं मानी और वो इसी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करते रहे। आखिर में फास्ट टू डेथ गांधी जी ने इख्तियार कर लिया कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ और अपनी जान दे दूँगा। आहिस्ता आहिस्ता गांधी जी की सेहत ख़राब होती चली गई, कंडीशन ख़राब होती चली गई और फिर डॉक्टर साहब को उनकी हेल्थ के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने उनको कहा कि मेरी कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो मानेंगे तो मैं फिर अपना ये जो मेरा प्रपोज़ल है ये मैं वापस ले लूँगा, ये मेरी कंडीशन है, ये जो मेरी शर्त है। तो आपने ये कहा कि हमें एक तो हमारी जो पहले सीट्स होती थी वो 78 होती थी, अब हमें उसमें थोड़ा सा इजाफा चाहिए, उसको इंक्रीज़ कीजिए, उसको 148 हमें करके दीजिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, हमें मंजूर है। और लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, उसमें 84 सीट्स हमें चाहिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% इनको देनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात भी उनकी कबूल कर ली गई। और फिर आपने 1930 में नागपुर में एक डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिश्ड की। उसमें उनकी डिमांड ये थी कि हमें न सिर्फ ब्रिटिशर से छुटकारा चाहिए बल्कि कांग्रेस से भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जितने मेंबरान थे वो उनसे खुश नहीं थे। तो बहरहाल ये उन्होंने एक नागपुर में अपनी एक संस्था इस्टेब्लिश की और उसके अंदर फिर बहुत सारा काम उन्होंने करना शुरू किया। और फिर 1932 में उन्होंने अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया। ऑलमोस्ट 2 लाख दलित के साथ जाकर उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ। गांधी जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स की स्टडी की, लेकिन उनको बुद्धिज़्म पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे अब हिंदुज़्म में हमें मंदिर में नहीं जाने देते, पानी नहीं पीने देते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं अपना धर्म चेंज कर रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया और उसी से डिस्टर्ब्ड होके, हालात को देख के उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 20 बुक्स लिखी हैं। वो उसके ऑथर हैं और उसमें से 1-2 बुक्स उन्होंने पार्टीशन के ऊपर लिखी है, 1 या 2 बुक गालिबन गांधी जी के ऊपर भी लिखी है और 2 बुक उनकी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक बुक है एमेनिसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, द एमेनिसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, एक ये है, और एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक सेकंड बुक ये है। ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा उनकी मकबूल है। और फिर उन्होंने नेहरू जी से, जब नेहरू जी पीएम बने थे, उनके सामने एक बात और रखी कि हिंदू औरतों में, हिंदुज़्म में औरतों के लिए जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उनका कोई शेयर नहीं होता। अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर ये कानून शुरू से है, ये शरीयत का कानून है, तो इसको मुस्लिम्स कम्युनिटी फॉलो करती है। जो लड़की होती है उसका अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। हिंदूज़ में ये लॉ नहीं था। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने नेहरू जी के साथ बहुत मर्तबा गुफ्तगू की, डिस्कस की और फिर उनसे कहा कि आप इस कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपने उसके लिए पहले तो मना करते रहे नेहरू जी, और आखिर में आर्टिकल 44 में ये लॉ है। फिर 1956 में ये कानून लागू कर दिया गया और आज
हिंदुस्तान में हिंदूज़ औरतों को जो फादर की तरफ से प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है, पहले नहीं मिलता था, 56 से पहले नहीं मिलता था, तो इसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय है, ये यकीनन डॉक्टर भीम साहब को जाता है। उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है हिंदूज़ औरतों के लिए। अदरवाइज़ पहले उनको कंसीडर नहीं किया जाता था प्रॉपर्टी में शेयर देने के लिए। तो इसके लिए हम उनके इस मामले को लेकर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनका एहसान भी मानते हैं, और हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारी माँ बेटियों को ये हक़ मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इस शख्सियत की दूसरे पहलू पर आते हैं। इसमें एक दिक्कत और दुश्वारी हमेशा से ये बनी रही, डॉक्टर साहब को लेकर लोगों ने हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है। तो उसमें उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, मैंने पहले भी वीडियो में आपसे बताया था, उसमें जो वक्त दरकार था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। और उसमें सबसे पहला जो आर्टिकल था वो BN राव साहब थे, सिविल सर्वेंट थे, बहुत काबिल आदमी थे। म्यांमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें भी इनका बहुत योगदान रहा, आपने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। और इसके अलावा बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। इनके छोटे भाई गवर्नर थे रिज़र्व बैंक के। और इसमें जो डॉक्टर साहब का इसमें ये था कि ये जो इसकी एक कमेटी बनी थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट होते थे, वो इसके प्रेसिडेंट बने थे इस कमेटी के। और डॉक्टर भीम अंबेडकर राव साहब इसके चेयरमैन थे और BN राव साहब इसके एडवाइज़र थे। इस तरीक़े से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें ये तीनों तो शख्सियत थी, इसके अलावा ऑलमोस्ट 400 लोग थे। उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे। तो यहाँ पर जो काम किया था वो 319 मेंबरान्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर वर्क किया था, और ऑलमोस्ट 3 साल तक ये काम हुआ। तो इसलिए जब वो 26 नवंबर 1949 को मुकम्मल हुआ हमारा संविधान, तो डॉक्टर साहब के सामने पेश किया गया। तो आपने उस वक्त, वो नेट पर मौजूद है, उनकी स्पीच लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी है। आपने ख़ुद भी इस बात को तस्लीम किया है कि ये काम टीम वर्क का था, मैं अकेला इसको नहीं कर सकता था, और ना इसका क्रेडिट मुझे देना चाहिए, इसमें पूरी एक टीम लगी हुई है। और उसमें तकरीबन 2500 आर्टिकल्स डिस्कस हुए, उनमें काट-छाँट हुई। फिर लास्ट में जो जेन्युइन आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के 395 होते हैं। तो उन आर्टिकल्स को सब ने देखा, और पहला जो ड्राफ्ट बनाया था वो BN राव साहब ने उसको मुकम्मल किया था। तो इसलिए ये कहना कि डॉक्टर साहब ने ही इसको अकेले ने मुकम्मल किया है, इसको तैयार किया है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत काम था। और जो दूसरे इसमें मेंबरान थे वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत जीनियस थे, बहुत काबिल थे। उन्होंने बहुत अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ था, बहुत तैयारी की हुई थी, अपनी अपनी उनमें सब में एक्सपर्टीज़ थी सबकी, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब को भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा जहन अता किया था, और आपने इसमें अपनी उनकी एक मास्टरी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने ख़ुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, और पहले ही इस बात को कह दिया है कि दूसरे लोगों के इमोशंस लगे हुए हैं, सेंटीमेंट्स लगे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो। ये काम खाली मैंने नहीं करा, पूरे सब लोगों ने, टीम ने मिलकर किया है। और सबसे पहला जो ड्राफ्टिंग की थी वो BN राव साहब ने ही की थी। उसको बाकायदा फिर डॉक्टर साहब ने देखा, उस पर डिस्कस की और उसको ओके किया। और इसी तरीके से आपके पास आर्टिकल्स आते रहे बार बार, और उसमें अमेंडमेंट होता रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो उसको तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है, वो फाइनल शेप में आने में एक वक्त लग जाता है। तो जितने भी उसमें लोग थे सब ने अलग अलग तरीके से अपने अपने आर्टिकल्स रखे और सबको
इकट्ठा करके पेश किया गया। सब लोग बैठते थे, उस पर डिस्कस करते थे। आप समझ सकते हैं कि 3 साल का वक्त तो काफ़ी लंबा होता है। तो 3 साल की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो ये इसकी कुछ मोटी मोटी सी बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे यूपीएससी से रिलेटेड जब आते हैं प्रेपरेशन के लिए तो ये सवाल पूछते हैं कि इसका क्रेडिट खाली डॉक्टर साहब को दिया जाता है, क्या डॉक्टर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा है? तो उसका जवाब यही है कि बहुत सारी चीज़ें नेट पर अब मौजूद हैं। किसी भी बात का एकदम यकीन नहीं करना चाहिए। अब तो सबसे ज़्यादा सहूलत और फैसिलिटी ये है कि गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। अगर कहीं भी किसी को कोई शक होता है, कोई डाउट ज़रा सा भी पैदा होता है दिमाग में, तो फ़ौरन गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसमें सब चीज़ें साफ़ हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसलिए आज मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता था और इस पे ये बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, गलतफ़हमी थी। तो मैं समझता हूँ ये गलतफ़हमी किसी न किसी हद तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो मेरी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि ये मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज है, सब लोगों को पता चलेगा। तो और जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, उन्हें खुशी होगी। तो बस आज इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आखिर में आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, यूपीएससी का जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसको बार बार और ख़ास तौर से जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ उसको आप 2-4 मरतबा ज़रूर सुना करें, देखा करें, ताकि वो आपको फ्रेश रहे, आपके माइंड में ताज़ा रहे। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।